प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में पढ़ाऊंगा और वह है भारत के प्रधानमंत्री के पद के संबंध में। अब यह आपको ये समझना पड़ेगा कि संविधान में सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, परंतु हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण व्यवहार में राष्ट्रपति को जितनी भी शक्तियां दी गई हैं उनका प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है और प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष है, सरकार का अध्यक्ष है। और जो भी शक्तियां राष्ट्रपति की हैं वास्तव में उनका प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। तो यदि हम अब संविधान को पढ़ें तो उसमें प्रधानमंत्री की शक्तियों का अलग से कोई बहुत विस्तृत वर्णन नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाएगी। और अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्यों का वर्णन है। तो संविधान में तो बस अनुच्छेद 74, 75 और 78 में प्रधानमंत्री के पद का वर्णन कर दिया गया है। और अगर कोई संविधान पढ़ता है तो उसे लगेगा सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, पर वास्तव में उन सबका प्रयोग प्राइम मिनिस्टर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो संविधान में तो लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन वो अपने मन से नियुक्ति नहीं कर सकता है। तो किसे नियुक्त करता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री वह बनता है जो कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना जाता है। अर्थात जब लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो लोकसभा में जिस दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है वह दल अपने नेता का चुनाव करता है और उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। और फिर प्रधानमंत्री जिन लोगों की लिस्ट राष्ट्रपति को सौंपता है उन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, उस स्थिति में राष्ट्रपति को विवेक के प्रयोग का कुछ अवसर मिल सकता है, लेकिन उस समय में भी जो विभिन्न दलों का गठबंधन बनता है उस गठबंधन दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ता है। अब हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या हैं, भूमिका क्या है, कार्य क्या है। प्रधानमंत्री अनेक रूपों में कार्य करता है, अनेक रूपों में अपनी भूमिका निभाता है। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के संबंधों का अध्ययन करके ये देखेंगे कि मंत्री परिषद में उसकी क्या स्थिति होती है। प्रधानमंत्री द्वारा सभी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, हालांकि हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रियों का चयन कर सकता है, अपनी इच्छा से ही वो मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर सकता है और किसी मंत्री को वो हटाना चाहे तो हटा भी सकता है। वो चाहे तो संपूर्ण मंत्री परिषद को भी भंग कर सकता है। तो एक प्रकार से मंत्री परिषद पर और मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण होता है, लेकिन फिर भी उसे समकक्षों में प्रथम कहा जाता है क्योंकि उसे अपने मंत्रियों की सलाह का भी कुछ हद तक आदर करना ही होता है। फिर ये प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वो कितना नियंत्रण अपने मंत्री परिषद पर रख पाता है। मंत्री परिषद का तो वो सर्वे सर्वा है ही। अब हम दूसरी बात जो देखेंगे वो है प्रधानमंत्री की संसद के साथ और विशेष रूप से लोकसभा के साथ क्या संबंध रहते हैं। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के कारण वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। और सच तो ये है कि संसद में जितने भी कानून पारित होते हैं वो प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही बनते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के दल का ही लोकसभा में बहुमत होता है, तो वो अपने मनचाहे कानून पारित करवा सकता है। ऐसा कोई कानून नहीं होता है जो प्रधानमंत्री की इच्छा के विपरीत पारित हो जाए। तो इस तरह से केवल प्रशासन में ही नहीं बल्कि विधि निर्माण में भी प्रधानमंत्री की जो भूमिका रहती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है।
अब जहां तक प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के साथ संबंधों का सवाल है, तो अनुच्छेद 78 में लिखा है कि प्रधानमंत्री समय समय पर मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए अपने निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। कहीं विदेश यात्रा पर जाएगा या लौट कर आएगा तो राष्ट्रपति से मिलकर ब्रीफ करेगा। ये सब उसके कर्तव्य हैं। बाकी राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां, चाहे वो सामान्यकालीन हो चाहे वो आपातकालीन हो, व्यवहार में उनका प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। उदाहरण के लिए 1975 में जब देश में आंतरिक अशांति के लिए आपातकाल लागू किया गया तो राष्ट्रपति थे श्री फखरुद्दीन अली अहमद। लेकिन वो आपातकाल किसकी इच्छा से लागू हुआ, किस ढंग से लागू हुआ, वो किसने डिसाइड किया, कब लागू हुआ, कब समाप्त हुआ, वो निर्णय लिया उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक प्रधान मात्र है और उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री के पास बहुत सारी कृपा की शक्तियां हैं। कृपा की शक्तियां मतलब नियुक्ति संबंधी शक्तियां। संविधान में तो सभी पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा बताई गई है और हस्ताक्षर भी राष्ट्रपति के ही होते हैं नियुक्तियों पर वो जो इच्छा चलती है उसमें वो प्रधानमंत्री की चलती है। चाहे वो विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति हो या राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति हो, वो सब प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार होता है। साथ ही साथ विदेश नीति के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री की बहुत शक्तियां हैं। विदेश नीति संबंधी सारे निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा ही लिए जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही भारत की विदेश नीति की रूपरेखा रखी। श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए ये फैसला लिया कि भारत में परमाणु परीक्षण किया जाए। और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी भारत की विदेश नीति के हर फैसले को स्वयं ही लेते हैं, चाहे वो पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करना हो या चीन के ऐप्स पर बैन लगाना हो। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को विदेश नीति के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं जो उसे अत्यंत शक्तिशाली बनाती हैं। उसकी नियुक्ति संबंधी शक्तियां और उसकी विदेश नीति संबंधी शक्तियां उसे और भी शक्तिशाली बना देती हैं। इसके अलावा भी जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा लिए जाते हैं। बाकी प्रधानमंत्री का पद कितना शक्तिशाली बनेगा ये निर्भर करता है स्वयं प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर, प्रधानमंत्री के दल में क्या स्थिति है उस पर और दल पर उसका कितना नियंत्रण है इस बात पर। व्यक्तित्व इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमें बहुत अधिक शक्तिशाली दिखाई देते हैं क्योंकि इन दोनों का व्यक्तित्व ही ऐसा रहा है कि इन्होंने अधिक से अधिक शक्तियों का प्रयोग किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि 2 बार में लगभग 16 साल तक प्रधानमंत्री रहीं और श्री नरेंद्र मोदी जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, इन्होंने अधिक से अधिक शक्तियों का केंद्रीकरण स्वयं में किया। ये इनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। नेहरू जी ने भी व्यापक शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए जिनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली या शक्ति के प्रति आकर्षित नहीं था और जिन्होंने अपनी शक्तियों का व्यापक प्रयोग नहीं किया। SD देवेगौड़ा से लेकर हम श्री मनमोहन सिंह का नाम ऐसे प्रधानमंत्रियों में रख सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी श्री मनमोहन सिंह की सारी नीतियां जो थीं वो श्रीमती सोनिया गांधी की इच्छा अनुसार तय होती थी, इसलिए श्री मनमोहन सिंह कभी भी अपनी शक्तियों का व्यापक प्रयोग नहीं कर सकी। तो ये बहुत कुछ परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है और दल में उसकी स्थिति क्या है इस पर भी निर्भर करता है। जैसे नेहरू जी, इंदिरा जी या नरेंद्र मोदी जी, अपने दल में इनकी पकड़ इतनी मजबूत रही कि ये अत्यंत शक्तिशाली प्रधानमंत्री बन सके। और उनकी तुलना में हम देखें तो सिर्फ 5 वर्ष प्रधानमंत्री रहे श्री राजीव गांधी को भी पार्टी का पूर्ण समर्थन मिला था। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि श्री इंद्र कुमार गुजराल, श्री SD देवेगौड़ा, श्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने कि 2 कार्यकाल किए मनमोहन सिंह जी ने, लेकिन चूंकि गांधी परिवार का हस्तक्षेप हमेशा रहा तो वो अपनी भूमिका को उतना व्यापक नहीं बना सकी। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां तो बहुत व्यापक हैं। मंत्री परिषद पर उसका नियंत्रण है, संसद में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, कानून उसकी इच्छा अनुसार बनते हैं, नियुक्तियां उसकी इच्छा अनुसार होती हैं, विदेश नीति वो तय करता है, विदेश नीति का क्रियान्वयन वो करता है, विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व वो बहुत अच्छे से करता है। और इतनी सारी शक्तियों के अलावा भी जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय देश में होते हैं या कोई संकट आता है तो उसे सुलझाने का कार्य वही करता है कि उससे कैसे निपटा जाए। उदाहरण के लिए वर्तमान में भारत वैश्विक महामारी कोरोना के संकट का सामना कर रहा है, तो कोरोना के संकट का सामना कैसे करना है इसकी पूरी नीति किसने बनाई है?
पूरे प्रशासन ने बनाई है, पूरी मंत्रिपरिषद ने बनाई है, पर उसमें अंतिम मोहर किसकी लगी है? उसमें अंतिम मोहर लगी है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च शक्तिशाली पद है, जिस पर हम देखते हैं कि जितने भी व्यक्ति रहे, उन्होंने अपनी शक्तियों का व्यापक प्रयोग करते हुए देश को आगे ले जाने का प्रयास किया। इस पद पर एक तरफ नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी जैसे कांग्रेस के लोग रहे, तो दूसरी तरफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का पद जो है इस देश का एक ऐसा पद है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद ये माना जाता है कि उस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी ऊंचाई छू ली है। यहाँ मैंने संक्षेप में आपको प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बताया। बस इतना ही कहूँगा कि प्रधानमंत्री का पद उतना ही शक्तिशाली बन सकता है जिससे कि इसे धारण करने वाला व्यक्ति इसे बनाना चाहता है। धन्यवाद।